2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। लोकपाल मिल गिरा तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। नमस्कार, आप जिसके साथ हैं मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। राजनीति और क्रिकेट में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, इसीलिए आज की सियासी कथा बांचने से पहले आपको एक क्रिकेट का किस्सा सुनाता हूं। 1998 में ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज़ के लिए हिंदुस्तान आने वाली थी। फिरकी गेंदबाज शेन वॉर्न ने तब तक बैट्समैन नेमेसिस यानी काल होने का खिताब कमा लिया था। 1992 में शेन वॉर्न के सिडनी टेस्ट डेब्यू में तेंदुलकर ने 148 रन ठोके थे। इसीलिए हिंदुस्तान की सीरीज से पहले तेंदुलकर वर्सेस शेन वॉर्न का चर्चा था। वॉर्न को कैसे खेलें, इसके लिए तेंदुलकर गए रवि शास्त्री के पास, क्योंकि शास्त्री ने वॉर्न के खिलाफ दोहरा शतक जड़ा था ऑस्ट्रेलिया में। शास्त्री साहब ने कहा कि मैं लंबा था तो स्पिन को आगे बढ़ के दबा देता था। सलाह दी कि तेंदुलकर तुम आगे एग्रेसिव गेम खेलो। अब सचिन तेंदुलकर ने क्या किया, वो एमआरएफ पेस एकेडमी के ग्राउंड गए और वहाँ लेग स्पिनर लक्ष्मण शिवरामन को पकड़ा और कहा गेंद डालो। उन्होंने पिच साइड से खोद दी। 4 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा प्रैक्टिस का। मैच अलग होता है, प्रैक्टिस अलग होती है। अब मैच की दूसरी पारी में तेंदुलकर पिच पर आए। आने के बाद 50 रन जब उन्होंने बना लिए थे तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मार्क टेलर ने गेंद शेन वॉर्न को दे दी। पहली गेंद से तेंदुलकर ने फुटवर्क बदला और मिड विकेट के ऊपर वॉर्न को ठोकते रहे। कुल मिलाकर के 150-55 रन बनाए। भारत 179 रन से मैच जीत गया। अब देखिए, यही हाल राजनीति का है। राजनीति में भी फुटवर्क जितना अच्छा हो, नेता उतना ही पारंगत होता है या सफल होता है। अरविंद केजरीवाल की तथाकथित दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई। 150 कुछ दिन वो जेल में रहे, अगर बेल को हटा दें, मगर इस्तीफा नहीं दिया। उनको उनके पार्टी के टॉप नेताओं में ने जेल से बेल का सफर तय किया। 2011 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी कैंपेन से जन्मी आम आदमी पार्टी 13 साल बाद एक बदनाम से मोड़ पे खड़ी थी। सवाल उठा कि इतने दिन जेल में अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या सोचा। बीजेपी को केजरीवाल के गिरने की सूंघ मिल रही थी। सोचा इस्तीफा देंगे नहीं तो सारा कैंपेन का ईंट गारा, अनाज, दाल, चावल दम लगाकर बीजेपी ने इस्तीफे की मांग में लगा दिया। अब आया केजरीवाल का फुटवर्क। वो जेल में जो उन्होंने नहीं किया रहते हुए, वो उन्होंने बाहर आके कर दिया। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स की महिमा देखिए, वो ऐसी है कि वो समय और महाद्वीप तक सीमित नहीं रहता है। हाल ही में जो बिडेन पर डोनाल्ड ट्रंप भारी पड़ रहे थे। बिडेन ने फुटवर्क बदला और बोला कि वो रेस से बाहर हो गए हैं। अब ट्रंप को चाल बदलनी पड़ गई। ठीक वैसे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विपक्षियों के राजनीतिक गुब्बारों से हवा सरक गई है। इस्तीफा मांगने वाले अब क्या कह रहे हैं, सिर्फ ये सवाल करते पाए जा रहे हैं कि साहब 2 दिन में क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, आज ही क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर रिजाइन करना था तो आज क्यों नहीं। ये जो ड्रामा है कि हम जनता से पूछेंगे। अब इस्तीफे से बीजेपी के ही प्लान नहीं बिगड़े। लोकसभा चुनाव में नतीजों ने कांग्रेस के हौसले बुलंद किए। हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया। कांग्रेस भी उम्मीद कर रही थी कि केजरीवाल के दिल्ली में गिरते ग्राफ का फायदा हो जाएगा। पार्टी के नेता इस्तीफे का ड्रामा बुलाने से कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं। सीएम ना सीएम बनने का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई,
आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। अब केजरीवाल के लिए इस्तीफा आसान कदम था, रिलेटिवली। मुश्किल होगा उसका फॉलोअप, किसको गद्दी सौंपें अपनी, ये यक्ष प्रश्न है। पहले ग्राउंड रूल तय कर दें। केजरीवाल दिल्ली सीएम की कुर्सी पर लौटेंगे या तो चुनाव जीतने पर या केस खत्म होने पर, यह बात बिल्कुल तय है। अब सवाल जो मैं पूछ रहा हूं कि केजरीवाल के बाद कौन? अब चयन के कुछ मुद्दे हैं जिन पे क्राइटेरिया हैं, जिन पे चयन होगा। सबसे बड़ा और पहला है साहब, केजरीवाल साहब का विश्वास पात्र सबसे ज़्यादा कौन है? यानी विश्वास इसलिए ज़रूरी है साहब कि कल केजरीवाल मुख्यमंत्री अगर बनना चाहें तो क्या वो गद्दी छोड़ देंगे, क्या उनके खिलाफ राजनीति नहीं करेंगे? दूसरा क्राइटेरिया है साफ छवि, राजनीतिक पकड़ और दिल्ली की समझ। अब देखें कि रेस में कौन कौन है। अब मैं पहला नाम ले रहा हूं, वो है आतिशी। ये नहीं कह रहा हूं कि वो बनने वाली हैं, मैं कह रहा हूं नाम चल रहा है। उनकी छवि साफ है। दिल्ली सरकार में जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो किसी को नंबर 2 बनना था। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को चुना, तो इस समय वो दिल्ली सरकार में नंबर 2 हैं। यानी विश्वास के मामले में वो मजबूत हैं, मगर वो राजनीतिक रूप से कमज़ोर हैं। राजनीति में कमज़ोर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हालांकि उनके लिए बेनिफिट यह है कि वो महिला हैं। दिल्ली में महिला फैक्टर काम करता है। अगर आपको पुराना टाइम शीला दीक्षित का याद हो या सुषमा स्वराज का, दोनों अपने टाइम की मशहूर या पॉपुलर चीफ मिनिस्टर थी। दूसरा नाम है कैलाश गहलोत का। अब अरविंद केजरीवाल के वफादार हैं, मनीष सिसोदिया के करीबी हैं। ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जो हैं, ये इस पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, इंजन हैं। ओबीसी समुदाय से हैं, उनकी छवि साफ है, तो ये उनके फैक्टर उनके फेवर में जाता है। अब उसके बाद आते हैं, अगला नाम सौरभ भारद्वाज। ये भारी भरकम विभागों की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। सरकार संगठन में उपयोगिता जो है ना, इन्होंने साबित कर दी है। समीकरण साधने के लिए इनको फिट माना जा रहा है। अगला नाम है गोपाल राय। ये सुलझे हुए नेता माने जाते हैं, पार्टी काडर में वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता इनका सम्मान करते हैं। सियासी समझ में भी ये बढ़िया माने जाते हैं और ग्रासरूट पॉलिटिशियन माने जाते हैं। ये इनके फेवर में है। अगला नाम तो साहब आप लोग बड़े दिनों से सुन रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं तब से मेरे ख्याल से कोई ऐसा एक व्यक्ति दिल्ली में नहीं होगा जिसने एक बार ये नहीं कहा होगा कि सुनीता केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी है, वो मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। तो साहब सुनीता केजरीवाल का नाम चल रहा है। ट्रस्ट फैक्टर में वो सबसे आगे हैं साहब। अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी पे ट्रस्ट करेंगे। केजरीवाल के जेल में जाने पर उन्हें ही आगे किया गया था। अगर आपने फोटोएं देखी हैं उन दिनों की, कि विपक्ष की तमाम रैलियों में सुनीता केजरीवाल दिखाई दी थी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी और बाकी नेताओं के साथ। उन्होंने पार्टी में समन्वय बना के रखा था। लेकिन यहां पे एक मेरा राइडर है कि सुनीता केजरीवाल का नाम चल रहा है, उम्मीद कम है। इस्तीफा देने पर अरविंद केजरीवाल को एक मॉरल हाई ग्राउंड जो मिलने वाला है, वो अगर सुनीता केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो उससे उनको नुकसान होगा, बीजेपी को बेनिफिट मिलेगा। केजरीवाल पत्नी को सीएम बनाकर मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जो मॉरल हाई ग्राउंड है उसको तबाह करते हैं, इसीलिए मुझे उम्मीद नहीं है। अब देखते हैं कि इस्तीफे और किसी और को मुख्यमंत्री बनाने के फायदे और नुकसान क्या है। नुकसान एक दो ही हैं। एक तो मैंने जो पहले कहा कि अगर मोहरा गलत साबित हो गया तो केजरीवाल को नुकसान हो सकता है। केजरीवाल ने 2014 में आवेश में इस्तीफा दिया था, यानी उस टाइम पे नए थे, राष्ट्रपति शासन लगा, मगर वो संभल गए और उन्होंने तुरंत जनता से माफी मांग ली। लोगों का कहना है कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, आप सरकार छोड़ के क्यों गए। लोग कहते हैं कि आप भाग गए, आपने हम लोगों को मझधार में छोड़ दिया। इस बात को लेके अच्छी खासी नाराजगी है लोगों के अंदर। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूं। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो अरविंद केजरीवाल अगर कमान किसी को सौंपते हैं तो दिल्ली में एक नया पावर सेंटर उभरेगा आम आदमी पार्टी में। दिल्ली में आप में नया चेहरा उभरेगा, पूरे देश में उभरेगा। केजरीवाल ने अब तक पार्टी तो आगे बढ़ा ली, आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी भी बन गई, देश की पहली रीजनल पार्टी बनी जो 2 राज्यों में सत्ता में काबिज है। मगर कोई आपने नेता देखा जो केजरीवाल को टक्कर देने वाला बना हो?
ऐसा नेता खड़ा नहीं हुआ है। यानी सबसे ऊपर केजरीवाल और उनके नीचे सारे नेता, यानी हायरार्की बिल्कुल क्लियर है। अब सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली का जो नया मुख्यमंत्री होगा वो कितना आज़ाद होगा। सीधे शब्दों में कहें तो दिल्ली में भले ही अरविंद केजरीवाल की जगह कोई नया नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, लेकिन दिल्ली की सरकार की कमान अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही रहेगी। उनके विरोधी बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी यही आरोप थोड़े भद्दे तरीके से लगा रही है। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल है और बाकी, माफ करिएगा, किसी को बुरा लगे ना लगे, बाकी सब घर के नौकर हैं। नौकर के अलावा कोई किसी की कोई जगह नहीं है। पिछले 2 दिनों में आम आदमी पार्टी ने एक नारा इजाद किया है, ये सुनने वाला है कि भ्रष्टाचार का एक ही काल अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। ये नारे को नोट करिएगा। इस नारे में केजरीवाल की आने वाले दिनों की रणनीति का सार छिपा है। आम आदमी पार्टी की जन्मदाता 2011 में चली भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम थी। आज करीब 30-40 आम आदमी पार्टी के नेताओं पर केस है, लेकिन बात बिगड़ी तब जब अरविंद केजरीवाल करप्शन केस में फिर गिर गए। केजरीवाल के सीएम आवास के खर्चे, उनकी बड़ी चमचमाती गाड़ियां, क्योंकि पहले वो कुछ और कहते थे, फिर जेल और बेल मिलने पर सीएम दफ्तर में ना घुसने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ईमानदारी की जो इमेज है ना उनकी, उसको डेंट लगा दिया, यानी डेंट पड़ गया उसमें। दिल्ली की जनता में केजरीवाल की ये जो इमेज है ना, ये केजरीवाल को वापस लाना बहुत जरूरी है, उसे पाना बहुत जरूरी है। इसीलिए केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं। अब इस्तीफे के अगर मैं आपको फायदे गिनवाता हूं कि इस्तीफे के सबसे बड़ा पहला फायदा है कि दिल्ली में फरवरी 2025 में चुनाव है। टाइम ज़्यादा नहीं है, 5 ही महीने बचे हैं। नए मुख्यमंत्री को सिर्फ 5 महीने मिलेंगे, तो कोई ऐसा नहीं है कि साहब 5 महीने में वो बहुत कुछ उखाड़ लेगा। इधर मुख्यमंत्री थोड़े टाइम के लिए रहेगा। चुनाव में अगर अरविंद केजरीवाल को अच्छा मैंडेट मिल जाता है तो वो क्या कहेंगे कि हर वोट जो है उनको मिला है वो उनकी ईमानदारी की गवाही है जनता द्वारा। वो एक उनको हाई मॉरल ग्राउंड मिल जाएगा। दूसरा है कि वो इस दौरान बीजेपी पर तानाशाही का आरोप निरंतर लगा सकते हैं कि देखिए साहब इनके कारण हुआ। तीसरा, ये जो 10 साल से एक अंतराल है, अगर बीच में 1 साल छोड़ दिया जाए जिसमें अरविंद केजरीवाल सत्ता में काबिज रहे हैं, तो जो एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आई है उसमें थोड़ी कमी आएगी। देखिए उसमें थोड़ी परेशानी है। पहले प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी जब अरविंद केजरीवाल जेल चले गए तो आपने देखा कि विपक्ष काफ़ी एग्रेसिवली एक चीज़ लेके मैदान में उतरा, वो था पुअर सिविक कंडीशंस। दिल्ली में झीलों के मामले में जब बाढ़ का पानी भरता था बारिश का, तो बीजेपी के तमाम वीडियोस चलते थे, बयान चलते थे, सड़कों के हालात पे, तमाम चीज़ों पे अरविंद केजरीवाल की पार्टी को घेरा गया एक एंटी इनकम्बेंसी बिल्ड करने के लिए। लेकिन ये सब छोटे मामले हैं। जो सबसे बड़ा है वो यही है कि भ्रष्टाचार का जो दाग लगा है अरविंद केजरीवाल को, वो धोना है। क्योंकि एड में अच्छा लगता होगा किसी वॉशिंग पाउडर की, दाग अच्छे हैं, राजनीति में दाग अच्छे नहीं होते। अब इसके अलावा और भी नफे हैं साहब। अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा ना देते तो याद रखिए कि एक लॉ एंड ऑर्डर, एक गवर्नेंस का इशू उठने वाला था। क्या उठने वाला था? सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि वो सेक्रेटेरिएट में नहीं जाएंगे जब तक इजाज़त ना हो, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तो सीएम के दफ्तर नहीं जाएंगे, फाइलें नहीं साइन कर पाएंगे। परेशानी ये होगी कि एक गवर्नेंस का इशू होगा और बीजेपी का ये आरोप आएगा कि एक ब्रेकडाउन हुआ है गवर्नेंस में दिल्ली में, और उस पर एक बात चल रही थी दिल्ली में कि केंद्र उनकी सरकार को बर्खास्त कर सकती है। मान लीजिए अगर वो नहीं देते और केंद्र सरकार वहाँ केंद्रीय शासन लगा देता, तो जो चुनाव होते हैं अगले दिल्ली में, ये पॉसिबिलिटी काफ़ी है कि वो चुनाव केंद्र सरकार के अंडर होते, और ये केजरीवाल किसी भी हालत में होने देना नहीं चाहेंगे। अब एक और बात, अरविंद केजरीवाल ने 10 सत्ता के सालों में एक काम किया कि काडर बहुत बड़ा नहीं बनाया, मगर उन्होंने लाभार्थी की एक सेना बनाई और अपनी इमेज पर काम किया। यानी 2 एलिमेंट पर काम किया।
दिल्ली के लाभार्थी जो हैं वो मैं कहूँगा कि अभी भी बहुत बड़ा वर्ग उन्हीं के साथ है। चाहे भले ही जेल चले गए, करप्शन केस की बात हो रही है, मगर उसमें अभी चुनाव तय करेंगे कि कौन कितना टूटा, कितना उनके साथ है। मगर बीजेपी और कांग्रेस की जो क्राइसिस है दिल्ली में कि इस लाभार्थी वर्ग को जो इस समय अरविंद केजरीवाल के साथ था उसको तोड़ नहीं पाए हैं, ये एक प्रॉब्लम है जो कि अरविंद केजरीवाल के फेवर में जाती है। दूसरा एक और मजेदार बात हुई, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जो हैं वो आम आदमी पार्टी की राजनीति के इंजन हैं। मनीष सिसोदिया 12 महीने जेल में थे, केजरीवाल करीब 6 महीने। आपने सोचा कभी कि इस लंबे पीरियड में आम आदमी कमजोर थी, यानी उनका नेता जेल में है, फिर भी बीजेपी एक भी नेता पैदा नहीं कर पाई। ऐसा भी नहीं लगा कि एक नेता का जन्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी को ठोकने में ज्यादा व्यस्त थी। सरकार को हर बार एक शिकायत पकड़ती थी और उसको सड़क पर ले जाकर नेता पैदा करने की जगह वो क्या करती थी, वो शिकायत का पर्चा लेती थी और कहां जाती थी? दिल्ली के उपराज्यपाल के पास। यानी बीजेपी को जिस पीरियड में इन्वेस्ट करना चाहिए था एक नेता पैदा करने में, बीजेपी उपराज्यपाल को चमकाती रही। तो उपराज्यपाल चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, उपराज्यपाल चेहरा नहीं बनेंगे, यानी राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने एक पीरियड खोया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया नेता में। और पिछले कई दशक से बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी दिल्ली में यही है, चाहे उन्होंने किरण बेदी से एक्सपेरिमेंट कर लिया, हर्षवर्धन जी से कर लिया, कि सुषमा स्वराज या मदन लाल खुराना के बाद से उनके पास कोई दिल्ली में मजा हुआ नेता नहीं आया। अब कांग्रेस का भी यही हाल यही है। शीला दीक्षित के बाद कांग्रेस के पास दिल्ली में कोई नेता नहीं है। अब आज की पते की बात, दिल्ली में तय है कि मुख्यमंत्री वो होगा जो केजरीवाल के मन को भाए, ये बात तय है। मगर मैं आपको एक टर्म दे रहा हूं, आज विचार करिएगा। ये टर्म है खड़ाऊं सीएम, खड़ाऊं मुख्यमंत्री। यानी दिल्ली में मेरा कहना है कि जो सीएम बनेगा वो केजरीवाल जी की खड़ाऊं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर रखकर ही राज करेगा। एक समय था जब इंदिरा गांधी या राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस के मुख्यमंत्री यही किया करते थे। भले ही बीजेपी मनमोहन सिंह पर तंज कसती थी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वीक प्राइम मिनिस्टर, या सोनिया गांधी राज चलाती है, मगर आज की बीजेपी में मोदी शाह काल में तमाम ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो खड़ाऊं सीएम या मुख्यमंत्री बुलाए जा सकते हैं। अब इतिहास गवाह है इस देश में कि बिहार में जुलाई 25, 1997 को मुख्यमंत्री लालू यादव को चारा घोटाले में एक अरेस्ट वारंट के चलते मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। बड़े नेता थे पार्टी में, काफी सारे थे, रघुवंश बाबू थे, तमाम नेता थे, लेकिन उन्होंने गद्दी पर बिठाया पत्नी राबड़ी देवी को। राबड़ी देवी राजनीति में नहीं थी, पहले अशिक्षित थी। उधर 18 सितंबर 2006 में लालू ने झारखंड में भी यही दांव चाड़ा। बीजेपी को सत्ता में बाहर रखने के लिए निर्दलियों का समर्थन चाहिए था, तो उन्होंने एक निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बना दिया। वो गद्दी पर लगभग 2 साल रहे। यही नहीं, 2014 में जेडीयू के नीतीश कुमार लोकसभा में कम सीटें लाए। राजनीतिक हाई मॉरल ग्राउंड के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मगर इस्तीफा देना कोई आसान काम थोड़ी है साहब, उसके आसपास बड़ा ताना बाना बुनना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने SC ST मंत्री जितिन मांझी को खड़ाऊं मुख्यमंत्री बना दिया। मांझी मुसहर थे जो वर्ण व्यवस्था में पिछड़ों की आखिरी सीढ़ी पर होते हैं, उससे उनको एक पॉलिटिकल पॉइंट मिला। बीजेपी ने अगस्त 2011 में कर्नाटक में यही किया। बड़े नेता येदियुरप्पा इलीगल माइनिंग केस में फंसे, राज्य में पार्टी में फूट थी, तो एक कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पर सदानंद गौड़ा खड़ाऊं मुख्यमंत्री बने। मगर राज्य सरकार येदियुरप्पा ही चलाते रहे। अब उसके बाद क्या हुआ, आदर्श सोसाइटी घोटाले में आरोपी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कांग्रेस के अशोक चव्हाण का इस्तीफा हुआ, मंजूर कर लिया गया। उसके बाद पृथ्वीराज चव्हाण को मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने दिल्ली की पॉलिटिक्स की थी, महाराष्ट्र से वास्ता नहीं था। देश के उत्तर में ही नहीं होता साहब,
2001 में भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की वजह से जे जयललिता को इस्तीफा देना पड़ा तमिलनाडु में। ओ पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बना दिया। खड़ाऊ मुख्यमंत्री तमिलनाडु में भी हुए। झारखंड में कुछ ऐसा हुआ, हेमंत सोरेन मुश्किल में पड़े तो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये था खड़ाऊ मुख्यमंत्रियों का सफर। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल की खड़ाऊ किसके भाग में जाएंगी और उससे दिल्ली की जनता का क्या भला होगा, भला भी देख लेंगे और अगले साल आने वाले चुनावों में क्या होगा। आज के लिए इतना ही। जिसको देखते रहिए, हमारे कार्यक्रम को पसंद करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।